Good morning, friends. So let's start this prelims booster session with the first topic, which is National Digital Health Mission. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की एक रिव्यू मीटिंग लिया हाई लेवल। तो देखते हैं कि ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या। 15 अगस्त 2020 को रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को अनाउंस किया था। ये बेसिकली एक डिजिटल हेल्थ, हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसको डिजिटाइज करने का, उसका एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने का ये पूरा एक मिशन है, जिसके ये 4 कंपोनेंट्स हैं: हेल्थ आईडी बनाना, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स को देखना, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। अब हम इसको भी देखेंगे कि क्या क्या हैं ये चीज़ें। तो अब इसमें कहा गया है कि आने वाली टाइम में इसमें ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। हमारी जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, जो आयुष्मान भारत को भी जो इम्प्लीमेंट कर रही है, वही इस स्कीम को भी इम्प्लीमेंट कर रही है। एक ऐप और वेबसाइट बनाई जा रही है, बनाई गई है बेसिकली। उस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। आप अपना एक हेल्थ आईडी क्रिएट कर दोगे, फिर आप जो है अपने पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स वहाँ पर सेव कर सकते हो। फिर ये डिजी डॉक्टर क्या होगा कि आपको ऑनलाइन डिजिटल जो है सर्विसेज मिल सकती हैं डॉक्टर्स की, ठीक है। फिर एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी कि आपकी जितनी जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखी वो सारी उसमें सेव होंगी। अब इससे होगा क्या कि आपको एक नंबर मिल गया, समझ लो 1294 ऐसा कुछ भी एक नंबर मिल गया, वो आपका हेल्थ आईडी है। जब भी वो डॉक्टर, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, जो डिजी डॉक्टर है, अगर वो जब वो लॉगिन करके देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि आपको ये बीमारी हुई थी पहले, मेरे से पहले इस डिजी डॉक्टर ने आपको ये प्रिस्क्राइब किया था, आपको इस चीज़ से एलर्जी है। आपके सारे जो ये पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स है उसको देख कर जो है वो आपको जो है आगे की प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। फिर ये हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के पास होगी, तो उन उसका एक्सेस जो है वो किस किस के पास होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। मोस्टली डिजिटल डॉक्टर्स, जो डिजी डॉक्टर्स हैं, इन्हीं के पास उसका एक्सेस होगा। ये पूरा जो मिशन है ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ही आप इसकी फैसिलिटी ले सकते हो, आपको मैंडेटरी नहीं है ये, ठीक है। नेशनल हेल्थ आईडी सिस्टम रिपोजिटरी है जिसके अंदर सारी आपकी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हर हेल्थ आईडी के साथ ये हेल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर, जो कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, उसमें क्या होगा कि आपसे पहले कंसेंट लिया जाएगा, फिर आपकी जो है सारी जो है जो ये जो डेटा होगा आपका हेल्थ रिलेटेड डेटा, उसको सेव किया जाएगा। विदाउट पेशेंट के कंसेंट ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको इसमें आपका कंसेंट लेंगे ही वो, तो आपकी प्राइवेसी की वायलेशन का इसमें कोई चांस नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की थी, उसने कहा था कि ये डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम होना चाहिए कंट्री में। हमारा जो है जितना हेल्थ सिस्टम है उसको आप हेल्थ सेक्टर को डिजिटाइज कर दो, सो दैट हम पूरी कंट्री में एक सीमलेस जो है इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें और लोगों को स्टैंडर्डाइज्ड केयर मिल सके, ठीक है। नीति आयोग ने भी जो जून 2018 में एक रिपोर्ट में बोला था कि नेशनल हेल्थ स्टैक होना चाहिए, जो कि डिजिटल हमारा बैकबोन होगी हमारे इंडिया के हेल्थ सिस्टम की। फिर उसके बाद ही नीति आयोग की कंसल्टेशन के बाद ही जो है डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने की बात की गई, और फिर गवर्नमेंट ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसने नेशनल हेल्थ जो हेल्थ अथॉरिटी है उसको ये काम दिया, उसके साथ मिलके, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने जो है ये काम कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, Prime Minister Narendra Modi has chaired a high-level meeting for this National Health Mission. Basically, what is National Digital Health Mission? It is a mission to digitize our health sector, India's health sector, and it has 4 key features. The first is health ID, the second is personal health records, third is DigiDoctor, and the fourth is health facility registry. So now let us assume that you sign up for this National Digital Health Mission. You create a health ID with just a mobile number and OTP, and registering yourself with your Aadhaar number. It will generate a health ID where you can store your personal health records, and who will store it? Your DigiDoctor. So DigiDoctor will give you telemedicine and health services. So after consulting with that doctor, he will store your personal health records in that digital health ID. After, and health facility registry will be a compilation, or basically a registry of all patients, which will be accessible by these digidoctors. So what will happen
is that once you sign up for this, you get services from a digi doctor. He will prescribe you whatever whatever is necessary, and he will examine all your reports. So next time when you will be consulting some other doctor, that new doctor will be able to see all your previous reports and all your previous all the comments that were made by previous digi doctor. So it will give you a seamless it will give seamless information to doctors, so that there will be no chance of any mistake in the future. Okay, so the government is also planning to add e-pharmacy and telemedicine services in this national digital health mission also. Okay, so let us see the background. So in National Health Policy 2017 recommended this, and Niti Aayog also recommended it in June 2018. It called this digitized health ecosystem as National Health Stack. So after that, Niti Aayog also proposed digital health ID, so that medical errors can be prevented and quality of care can be increased. So after Niti Aayog's recommendation, the central government accepted these recommendations, and Ministry of Health and Family Welfare along with National Health Authority and Ministry of Electronics and IT, they started working together and they formulated this National Digital Health Mission platform. Okay, and an app has been created and a website has been created. Any of you can go and register yourselves and to avail the services. Okay, so now let us see the next topic, which is Rwanda genocide. So French President Emmanuel Macron has basically apologized uh, for this. जो फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने उसके लिए अपोलोजाइज़ किया है, माफ़ी मांगी है कि उनका जो उसमें फ्रांस का उस टाइम पर रोल था रवांडा के जो जेनोसाइड में। ठीक है, तो जेनोसाइड हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद से जो है रवांडा जो है वो बेल्जियम की टेरिटरी बन गई थी। बेल्जियम वहाँ का कोलोनाइज़र था बेसिकली, वहाँ पर जैसे इंडिया में ब्रिटिश सरकार थी, वहाँ पर बेल्जियम की सरकार बन गई थी। तो वो बेल्जियम जो थे, जो बेल्जियंस जो रूलिंग बेल्जियंस थे, वो वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी तुत्सी, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, उनको ही ज़्यादा वो अच्छी पोस्ट पे बिठाते थे। तो उससे जो 85% जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी जो हुतूस की, वो इस चीज़ से तंग आ गई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जब 1959 में जो हुतूस थे, उन्होंने तुत्सी जो मोनार्की थी उसको एक तरह से ओवरथ्रो कर दिया, और तुत्सीज जो थे वो भागकर जो है वो आसपास की कंट्रीज़ में छिप गए। फिर तुत्सीज जो है उन्होंने वो जब वो एग्जाइल में थे, आसपास की कंट्रीज़ में छुपे हुए थे, तो उन्होंने एक रिबेल ग्रुप बना लिया, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट, और उन्होंने रवांडा में 1990 में इन्वेड किया, घुसपैठ करी और लड़ाई शुरू कर दी। वहाँ पर लड़ाई हो गई हुतूस के बीच में और ये तुत्सीस के बीच में। 93 में पीस डील साइन हुआ, लेकिन उस पीस डील के बाद क्या हुआ, सडनली 1994 में एक प्लेन क्रैश हुआ, जो कि जिसमें प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जो कि हुतूस थे, और जो वहाँ के साइप्रियन जो बुरुंडी के जो उनके प्रेसिडेंट थे, वो भी जो दोनों ही हुतूस थे, उन दोनों के जो एक प्लेन में जा रहे थे उसको शॉट डाउन किया गया। तो जो हुतूस थे उन्होंने कहा कि ये जो तुत्सीज हैं उन्होंने इसको प्लेन को जानबूझ के क्रैश किया है, आरपीएफ जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, इन्होंने प्लेन को क्रैश किया है। उसके बाद से जो है हुतूस ने, क्योंकि वो हुतूस उस टाइम पर गवर्नमेंट में थे, तो उन्होंने उसके बाद से इनके ऊपर तुत्सी जो थे, जितने भी कम्युनिटी के मेंबर थे, उनको मारना शुरू कर दिया। पूरा जेनोसाइड किया उनका, नेबर्स ने नेबर्स को मारा, विमेन के साथ बहुत गलत हुआ। ठीक है, फिर अब उस टाइम फ्रांस का इसमें क्या रोल है, ये कहा जाता है कि उस टाइम यूएन और बेल्जियम की फोर्सेस भी वहीं पर थी, लेकिन यूएन के मिशन को इजाज़त ही नहीं दी गई कि वो इस जेनोसाइड को रोके। यूएस जो था, उसने उसके बहुत सारे ट्रूप्स सोमालिया में मरे थे, तो उसने यूएस ने बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर ही नहीं किया, तो वो इसमें उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। फ्रेंच जो थे उनको कहा गया कि वो जो वहाँ की हुतू गवर्नमेंट थी उनके साथ अलाइज थे वो, और उन्होंने तुत्सी माइनॉरिटी के ऊपर जो है जो जुल्म हो रहे थे उसको बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं की। इसीलिए जो है जो अब रवांडा के करंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि फ्रांस जो है उन्होंने उनको बैकिंग की थी उस टाइम की हुतू गवर्नमेंट की, और उन्हीं की वजह से जो है वो मसाक्रे हुआ था, वो जेनोसाइड हुआ था। ठीक है, तो उसी के लिए अब जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी है। So now let us see this topic in English. Rwanda genocide. The French president has apologized for the role that French government played during the Rwanda genocide. So what was the genocide in Rwanda? After the First World War, Belgians got uh, the right to rule that country
Basically, they became the colonizers, and they were always in preference of Tutsi minority community, which formed 15% of the population. And so basically, anytime when you start giving preference to any minority community, the majority community will feel alienated. So 85% of Rwandans who are Hutus, they started feeling that this minority community is ruling us, and so they, in 1959, they overthrew this Tutsi monarchy, which was basically favored by Belgians earlier, and tens of thousands of Tutsis, they fled to neighboring countries such as Uganda, Tanzania, Burundi, and all that. Um, in 1990, a rebel group was formed by Tutsis who fled to these neighboring countries. They formed a rebel group uh, with the name of Rwandan Patriotic Front, and they invaded Rwanda in 1990. A peace deal was signed between Hutus and Tutsis in 1993, but suddenly a twist came up, and in 1994, the president of Rwanda and Burundi, both of whom were Hutus, a plane carrying both of them was shot down, and the Hutus said that RPF has done it, so they carried out a massacre or a genocide of Tutsi community members in their country. Okay, so what was the role of France in it? It is alleged that UN and Belgium had forces in Rwanda, but UN mission did not do anything, and because they were not given any mandate to stop the killing. French were seen as allies of Hutu government, the government that was ruling Rwanda at that time, the government which was carrying out the genocide. These French people were seen as allies of Hutu government. Even the current president of Rwanda, Paul Kagame, he has accused that France was backing this Hutu government to carry out this genocide. So that's why French President Emmanuel Macron has recognized that France had a role in that genocide, and he has asked for forgiveness at a memorial in Kigali. Kigali is the capital of Rwanda. So now let us see the next topic, which is Arachnomimus sorcery. So ये एक species है, ये cricket पता है ना आपको, झींगे जिनको कहते हैं, नॉट झींगे, मुझे ये नहीं पता कि हिंदी में से क्या कहते हैं, बट क्रिकेट जो है वो एक, आपको पता है जो आवाज़ करते हैं रात को, टर टर अजीब सी आवाज़ आती है जिनकी, तो ये जयंती एक नाम का जो एक क्रिकेट जो है वो उसकी स्पीशीज़ जो है वो छत्तीसगढ़ केव से जो मिली थी लास्ट मंथ, उसका नाम जो है जयंती रखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हम इनके क्रिकेट्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, या अभी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो ये अराकनोमिमस सॉसरे ये है क्या? ये एक ऐसी टर्म है जो कि स्विस एंटोमोलॉजिस्ट ने दी थी, जिसमें कहा कि जो क्रिकेट्स जो स्पाइडर्स जैसे होते हैं दिखने में, वो उनका नाम जो है ये अराकनोमिमस सॉसरे है। ठीक है, तो ये क्रिकेट्स बेसिकली ये स्पाइडर जैसे होते हैं दिखने में, क्योंकि इनके बहुत स्मॉल बॉडी होती है और इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिखने में स्पाइडर्स की तरह होते हैं। अब ये जो है इसकी स्पीशीज़ जो है, ये इसकी इंडिमिमस, ये जो जयंती जो मिली है, इसका नाम ये बेसिकली सबजेनिस है इस अराकनोमिमस सॉसरे की। इसका नाम जो है वो एंडिमिमस है। ठीक है, तो अब आपको ये नाम क्यों याद रखना पड़ेगा? अब मुझे पता है बहुत मुश्किल है ये नाम याद रखना, पर आपको इसलिए याद रखने का पड़ेगा क्योंकि जब ऐसी कोई स्पीशीज़ मिलती है जो न्यूज़ में चल रही होती है, तो यूपीएससी को इससे बहुत प्यार हो जाता है और यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये डिस्कवरी, कि आपने वैसे देखा है जो क्रिकेट्स होते हैं रात को आवाज़ करते हैं ना ये, ठीक है, अब ये जो आवाज़ कैसे करते हैं, वो अपने विंग्स को रब करते हैं, उससे ये आवाज़ आती है। लेकिन जो ये न्यू स्पीशीज़ मिली है, जो जयंती मिली है, जो बेसिकली ये कोई आवाज़ नहीं कर पाती और ये अपने फीमेल्स के साथ बेसिकली कांटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके फीमेल के तो ईयर ही नहीं होते। तो ये वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन का यूज़ करती है, जो कि फास्टेस्ट मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम सोच रहे हैं कि अगर हम ये टेक्निक, जो ये जिस तरह से क्रिकेट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, अगर हम जो है, जो हमारी हेयरिंग एड्स होती हैं, जिसमें हमारे जो
डेफ एंड डम पीपल हैं, उनको अगर हम जो है जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए अगर हम यूज़ करना शुरू करें इसको, तो इस टेक्निक का यूज़ करके हम हेयरिंग एड्स में वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में चल रहा है। So now let us see this topic in English. Arachnomimus sorcery. So it's a species of cricket which has been found recently in Chhattisgarh near Kura caves. This has been named Jayanti because Professor Jayant Biswas was leading this mission to uh, basically explore this cricket. So Arachnomimus sorcery, it's a form of crickets which resemble spiders. So the crickets which resemble spiders are known as Arachnomimus sorcery. So this name has been given to these special cricket form of crickets who have a small body size and they have long legs. Okay, so this Jayanti has a scientific name of Endemimus. So now you will have to remember all this because UPSC is very fond of species which have been in news. And why we are studying it? Because this discovery is significant, as normally crickets communicate with each other by rubbing their wings and creating a sound, special sound, a loud sound during the night. We all know about it. But these Jayanti or this Endemimus is special because they don't have wings, or they do not they cannot produce sound, and their females cannot do not have ears. So they are using vibrational communication techniques to transmit their messages. Okay, so it is important for us to understand this form of vibrational communication so that we can develop hearing aids, and we can also help our disabled people. And so in communication, using if we can use this technology, the technology that this form of communication that these cricket or these species is using, we can also emulate this technology in our hearing aids. So that's why scientists are studying this form of crickets, and they will be able to use this and they are hoping that they will be able to use this technology in developing hearing aids. Okay, now let us see the next topic, which is currency swap agreement. तो बांग्लादेश जो है उसने $200 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है श्रीलंका के साथ। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने किसी कंट्री को एक तरह से लोन दिया हो, ठीक है। और श्रीलंका के लिए ये पहली बार है कि उसने इंडिया के अलावा किसी और सार्क कंट्री से पहली बार ये लोन लिया हो, ठीक है। अब श्रीलंका जो है, वैसे तो वो जापान से भी लोन लेता है, चाइना से भी लोन लेता है, लेकिन सार्क कंट्री में वो इंडिया के अलावा आज तक उसने कभी किसी से लोन नहीं लिया है। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है क्या बेसिकली? अब इसमें बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका को $200 मिलियन का लोन देगा। तो मतलब होगा क्या कि $200 मिलियन मिल गए श्रीलंका को। लेकिन जब ये लोन चुकाना होगा तो इंटरेस्ट तो देना ही है ऑफ कोर्स, लेकिन जब चुकाना है तो उसको चुकाते टाइम जो है श्रीलंकन रुपीज़ में उनको लोन चुकाना पड़ेगा श्रीलंका को। अब श्रीलंका में क्योंकि जो है एक्सटर्नल डेट उसको चुकाना है श्रीलंका को, तो उसको जो है 4.05 मिलियन डॉलर का जो है लोन चुकाना है। तो इसीलिए उसको जो है डॉलर्स की ज़रूरत है, तो इसलिए उसने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है बांग्लादेश के साथ। इंडिया को भी अप्रोच किया था, लेकिन इंडिया जो है उन्होंने मना कर दिया, मतलब एक तरह से जवाब ही कुछ नहीं दिया, तो एक तरह से वो मना ही है। बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके, पर मोस्टली जो रीज़न है सबसे बड़ा वो ये है कि कोलंबो में जो चाइना को इन्होंने पोर्ट दिया है श्रीलंका ने, तो उस चक्कर में इंडिया ने जो है श्रीलंका के साथ थोड़ा सा इस टाइम पर दूरी बनाई हुई है। अब क्या ये बहुत अनयूजुअल नहीं है कि बांग्लादेश जो है वो किसी को लोन दे रहा है, जबकि वो उसको मोस्ट इम्पोवरिश्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में मानते हैं, उसको अभी तक फाइनेंशियल एड मिलती है, इंडिया तक अब उनको फाइनेंशियल एड देता है। बट येस, बांग्लादेश बहुत अच्छा जो है वो ग्रो होना शुरू हुआ है। उसने बहुत सी अपनी लोगों को पॉवर्टी से निकाल लिया है। इवन उनकी जो पर कैपिटा इनकम है रिसेंटली वो इंडिया से भी अच्छी हो गई है, इंडिया को भी ओवरटेक कर गई है। लेकिन पहली बार ऐसा बांग्लादेश कर रहा है। सो $45 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो बांग्लादेश के पास हैं। 2020 में ही $21 बिलियन जो है बांग्लादेशीज़ ने जो है वो अपने रेमिटेंसेस भेजी हैं अपनी कंट्री में। तो उनके पास एक हेल्दी अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, इसीलिए जो है वो श्रीलंका की हेल्प करने में तैयार हो गए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। बांग्लादेश इज़ हेल्पिंग श्रीलंका विद द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट
as it has approved a $200 million loan for Sri Lanka. Now, what is a currency swap agreement? Basically, you give loan in US dollars, but when you the country will repay that loan to you back in their own currency. Okay, so now $200 million will be given to Sri Lanka, but when Sri Lanka will have to pay Bangladesh, they will give the loan amount back in Sri Lankan rupees. So what will happen is Sri Lanka will get the US dollars and Bangladesh will get back its money and interest. Okay, so it will be beneficial for both. So why is Sri Lanka seeking such a loan in US dollars? Because it has an external debt and it has to repay almost $4 million this year. So that's why it has approached Bangladesh for a loan or a currency swap agreement. So isn't it unusual that Bangladesh is giving a loan to someone? Yes, because Bangladesh is considered an impoverished country. It receives billions of dollars or in financial aid, even from countries like India and China. Uh, but the economic growth in Bangladesh has been very impressive. It has recently overtook India in per capita income. It has brought out many of its people out of poverty, and they have a healthy forex reserves of 45 billion. So they have accepted these request by Sri Lanka. So you may be wondering why India has not helped Sri Lanka. uh, Actually, Sri Lanka approached India first, but India has not replied back because India is upset with Sri Lanka over Colombo's port city issue, and the port that it Sri Lanka has given to Chinese. That's why India is upset with Sri Lankan government, the current Sri Lankan government, and because of India's apathy, Sri Lanka was forced to approach Bangladesh, and it has got a currency swap agreement with Bangladesh now. So these were our topics for today. We'll meet on Monday now. Until then, goodbye and take care.